Hello future cadets, welcome to the Defense Coach. In today's video, we are going to discuss about which coaching institute you should join for SSB. जी हाँ, इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए और आपके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। दूसरा, इस वीडियो के अंदर हम कहीं पर भी डिफेंस कोच का एडवर्टाइजमेंट नहीं करने वाले हैं। आपको हम बिल्कुल सीधी बात विदाउट एनी बकवास बताएंगे कि आपके लिए वो कौन से पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पर आप ये डिसाइड करेंगे कि विच इंस्टीट्यूट इज गुड फॉर यू एंड विच इंस्टीट्यूट इज नॉट गुड फॉर यू। अब इस चीज को समझने के लिए हमने इस पूरे पैरामीटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला स्टेप ये है, पहला पार्ट ये है कि आपको ये डिसाइड करना है वेदर यू शुड गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग और यू शुड गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड एज पर योर रिक्वायरमेंट कि आपको कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, वेदर इट इज ऑनलाइन वेदर इट इज ऑफलाइन। इसको समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ। आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि वो कौन से फैक्टर हैं जो आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है या आपको ऑफलाइन पढ़ना है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग इज दैट कि एसएसबी एक पर्सनालिटी टेस्ट है। इसमें जो टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज काइंड ऑफ डॉक्टर एंड पेशेंट का रिलेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास जैसा पेशेंट आएगा, डॉक्टर को डायग्नोस करके उसके बेसिस पर उसको मेडिसिन देनी है। ओके, इट मींस कि सभी पेशेंट्स को एक जैसी मेडिसिन दी तो उसका काम खराब हो जाएगा। बिकॉज किसी कैंडिडेट के अंदर कुछ अलग वीक पॉइंट्स हैं, किसी कैंडिडेट के अंदर कुछ अलग वीक पॉइंट्स हैं। सपोज एक कैंडिडेट के अंदर कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, somebody has a personality introvert kind of personality, somebody is having a extrovert kind of personality, somebody is having aggressive personality, somebody is having submissive personality। अगर मैं सभी की पर्सनालिटी को एक साथ लेके एक सिंपल आइडियल स्टोरी बता दूंगा, देन इट विल नॉट वर्क। मुझे हर किसी की पर्सनालिटी देख के उसके बेसिस पर उसको फीडबैक देना होगा कि जो उसके वीक पॉइंट्स है उसको इंप्रूव करते हुए उसको वहां पर बताना पड़ेगा। जैसा हमको पता है कि डॉक्टर क्या करते हैं, सबको मल्टीविटामिन देता है, उसी टाइप से कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे जो सारे कैंडिडेट्स के लिए सिमिलर होंगे, बट बाकी सारी चीजें सेपरेट होंगी। जैसे आपका साइक टेस्ट सेपरेट होगा, साइक टेस्ट का फीडबैक सेपरेट होगा, आपका मॉक इंटरव्यू हो गया, आपके जीटीओ के अंदर, आपकी जीडी के अंदर आपके लिए जो फीडबैक है वो डिफरेंट होगा। तो ये आपको समझने की बहुत जरूरत है कि एवरी पेशेंट इज डिफरेंट और एवरी कैंडिडेट इज डिफरेंट, उसके बेसिस पर उसको फीडबैक देना होगा। तो अब समझते हैं वो पहला फैक्टर कौन सा है। पहला फैक्टर आता है टीचिंग क्वालिटी। अब आपको ये देखना है कि वेदर इट इज ऑनलाइन वेदर इट इज ऑफलाइन, कि आपको वहां पर टीचिंग क्वालिटी कैसी मिल रही है। जनरली क्या होता है कि आपको उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में कौन पढ़ा रहा है। यहाँ पर भी दो टाइप के इंस्टीट्यूट आते हैं। पहला इंस्टीट्यूट वो टाइप के इंस्टीट्यूट आते हैं जो किसी एक्स असेसर का नाम यूज करते हैं एंड एक्चुअल में आपको वो असेसर नहीं कोई और पढ़ा रहा होता है। तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना से अवॉइड करना है। दूसरा, आपको ऐसे इंस्टीट्यूट भी मिलेंगे जहां पर 10-15 बार कोई कैंडिडेट एसएसबी से रिजेक्टेड हो जाता है, नाउ ही स्टार्टेड गिविंग अ कोचिंग टू अदर कैंडिडेट्स। सो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टीचिंग क्वालिटी किस तरीके की है, और आपकी प्रिपरेशन में टीचिंग क्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑलवेज गो फॉर डेमो सेशन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि जो आपको पढ़ा रहा है वो आपके लिए वेल क्वालिफाइड है या नहीं। ओके, उसके बाद आपके सामने आता है दूसरा फैक्टर, दैट इज फीस। ये एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है बिकॉज देयर आर मैनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैनी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट जो जिनकी फीस आज के समय में 15,000 से लेके 20,000 के बीच में है। ओके, प्लस इसके बाद आपकी हॉस्टल फीस भी आती है। अब यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि दीज इंस्टीट्यूट आर चार्जिंग दिस मच हाई फीस फॉर 14 डेज कोर्स। ओके, अब इन इंस्टीट्यूट्स की भी गलती नहीं है। इफ दे आर हैविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोज इन दिल्ली दे आर हैविंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन लखनऊ, तो जब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतनी कॉस्ट इन्वेस्ट करी है, देन दे विल टेक आउट फ्रॉम द कैंडिडेट्स ओनली। तो उनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को रन करने की, वो हाई है, जिसकी वजह से उनका जो ये फीस स्ट्रक्चर हो जाता है वो काफी हाई हो जाता है, जो यहाँ पर एक मिडिल क्लास नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास कैंडिडेट्स के लिए काफी दिक्कत वाली चीज हो जाती है कि उसको इतनी हाई फीस में किस तरीके से पढ़ना है। वहीं पर अगर आप जाते हैं किसी अच्छी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में, तो वहां पर आपको
पता चलता है कि वहां पर फीस जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4000 तक की हो सकती है, क्योंकि उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट निल है और उनके पास कैंडिडेट्स आने का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो ऑफलाइन कोचिंग है इसके पास एक ज्योग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन भी आ जाता है कि वो अगर सपोज दिल्ली वाले एरिया में है देन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम दिल्ली ओनली विल ज्वाइन। अगर बेंगलोर में कोई इंस्टीट्यूट है तो वहां पर बेंगलोर वाले कैंडिडेट्स ही ज्यादातर ज्वाइन करेंगे और उसके लिटिल बिट एडजेसेंट वाले एरिया के लोग ज्वाइन करेंगे। बट वहीं पर जहां एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर कैंडिडेट्स ज्वाइन करने के लिए वहां पर जम्मू कश्मीर का भी कैंडिडेट ज्वाइन कर सकता है, तमिलनाडु का भी कैंडिडेट ज्वाइन कर सकता है। सो उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है और उनके पास ज्योग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आपको सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सेम क्वालिटी ऑफ गाइडेंस आपको एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी इजीली मिल जाता है। तो आपको उसके बेसिस पर भी एक चीज आप, ये फैक्टर है जिसके बेसिस पर आप ये चीज डिसाइड करते हैं। इसके बाद आता है कोर्स ड्यूरेशन। ओके, ये कोर्स ड्यूरेशन तथा उसके बाद जो आपको सपोर्ट मिलता है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जनरली बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से, उन्होंने सजेशंस लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट से उन्होंने पढ़ा, बट उसके बाद पहली बार में सपोज उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको अपनी कुछ मिस्टेक्स पता चली, बट क्या उन मिस्टेक्स को जानने के बाद में अगर वो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको सपोर्ट करता है, किस तरीके से उनको सपोर्ट करता है, क्या रिफ्रेशर कोर्स उनके पास है, क्या रिफ्रेशर कोर्स की फीस फिर से उतनी ही देनी है या रिफ्रेशर कोर्स की फीस बहुत माइन्यूट और बहुत कम है। तो ये सारी चीज और ये सारे फैक्टर आपको ध्यान देने हैं, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हो चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। तो इन फैक्टर्स के बेसिस पर पहले तो आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है। नाउ यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि विच इंस्टीट्यूट इज बेस्ट। मैं यहाँ पर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेने वाला हूँ, मैं आपको वो पैरामीटर्स, वो फैक्टर्स बताऊंगा जिसके बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट है, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको आपके लक्ष्य, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए आपकी हेल्प करेगा। आप लोगों ने पीके मूवी का वो डायलॉग तो सुना ही होगा जिसमें आमिर खान बोलते हैं कि इस गोला से तो मेरा ये रॉन्ग नंबर लग गया। तो उसी की तर्ज पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि विच कोचिंग इंस्टीट्यूट इज अ रॉन्ग नंबर फॉर यू। इट मींस वी आर यूजिंग अ एलिमिनेशन मेथड और यहाँ पर हम एक एक करके उन पैरामीटर्स के बेसिस पर कोचिंग इंस्टीट्यूट को रिजेक्ट करते हुए जाएंगे। तो पहला फैक्टर आता है कि यदि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट 10 एस्पिरेंट से ज्यादा लोगों को पढ़ा रहा है तो वो कैंडिडेट के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा है और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए एक रॉन्ग नंबर है। तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें 10 एस्पिरेंट से ज्यादा है, इट मींस कि वो इंडिविजुअली हर कैंडिडेट्स को उस तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे, उस तरीके से इंडिविजुअल फीडबैक नहीं दे पाएंगे जो वो लेस देन 10 कैंडिडेट्स और 10 कैंडिडेट के साथ दे सकते हैं। तो हमें हमेशा वही कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है जहां पर बैच क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल है। बहुत ही स्मॉल से मतलब क्या है, 10 या लेस देन 10 क्वांटिटी के कैंडिडेट्स का बैच है। ओके, उसके बाद आते हैं कि देयर इज अ हैबिट ऑफ सम कोचिंग इंस्टीट्यूट की दे प्रोवाइड अ रिटन लिस्ट ऑफ वर्ड्स। जैसे अगर मेरे को वेट प्रैक्टिस करना है तो वेट प्रैक्टिस के लिए दे विल गिव यू सम लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड उनके सामने दे विल गिव यू सम आइडियल sentences कि these kind of sentences you have to make, but this practice is not good because जब भी अगर आप इस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे इट मींस कि आपकी पर्सनालिटी के ऊपर आपके रिस्पॉन्सेस को देखकर कोई भी फीडबैक नहीं दिया गया, वहां पर एक आपको जनरलाइज फीडबैक दे दिया गया, जनरलाइज आपको एक सिंपल सॉल्यूशन दे दिया गया कि आपको इस तरीके से करना है। ये काम तो आप किसी भी बुक को लेकर या किसी भी चीज को लेकर कर सकते थे, अनटिल एंड अनलेस जब तक आपको कोई फीडबैक नहीं देगा बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस सेट, बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्सेस, तब तक वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए एक रॉन्ग नंबर ही रहेगा। सो आपको ये चीज बहुत ही दिमाग खोलकर डिसाइड करनी है कि आपको ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से अवॉइड करना है कि जहां पर बेसिकली आपको फीडबैक नहीं दिया जाता, आपको आपके वेट टेस्ट के रिस्पॉन्सेस के बेसिस पर आपकी पर्सनालिटी को असेस नहीं किया जाता और बिना उसको असेस करे हुए आपको एक सिंपल आइडियल लिस्ट दे दी कि ये जनरलाइज लिस्ट है, आप इसको तैयार कर लो, इस तरीके से आपको सॉल्यूशंस देने हैं। तो वो चीज बिल्कुल भी गलत है और आपको ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हमेशा रिजेक्ट करने हैं। नाउ उसके बाद आता है आपकी आइडियल स्टोरी। अब क्या होता है कि पीपीडीटी के अंदर तो नरेशन है तो वहां पर क्रिएटिव आइडिया सब लोगों के अपने अपने आ जाते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टैट स्टोरीज, तो टैट स्टोरीज के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि टैट स्टोरी के अंदर दे विल गिव यू अ सेट ऑफ पिक्चर्स एंड उन सेट ऑफ पिक्चर्स के बेसिस पे दे विल गिव यू वन आइडियल स्टोरी। ये पिक्चर है तो आपको इस तरीके की स्टोरी, ये स्टोरी बनानी है, बट हियर इज द सेम प्रॉब्लम कि उन्होंने आपका फीडबैक नहीं दिया, आपके रिस्पॉन्सेस को चेक नहीं किया।
बिकॉज ये रिस्पॉन्सेज क्या है कि सपोज कोई एक कैंडिडेट है जिसका जो एक पिक्चर को देख के वो एग्रेसिव पर्सनालिटी का है, ओके, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो काफी डिफरेंट होगा उस कैंडिडेट से जो एक सबमिसिव पर्सनालिटी का है। जो सबमिसिव पर्सनालिटी का है वो कुछ और ही उस पिक्चर के अंदर डिपिक्ट कर रहा होगा, और जो एग्रेसिव पर्सनालिटी वाला है वो कुछ और कर रहा होगा। तो विदाउट टचिंग देयर पर्सनालिटीज क्वालिटी वी हैव टू इंप्रूव देयर वीक पॉइंट्स। अब हमको यहाँ पर क्या समझने की जरूरत है कि हर कैंडिडेट के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, कुछ वीक पॉइंट होते हैं। अब मुझे यहाँ पर जो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं इनको किसी भी कैंडिडेट के टच नहीं करना है। व्हाट आई हैव टू इंप्रूव इज द वीक पॉइंट ऑफ द कैंडिडेट। तो आपको ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ भागना है, ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ जाना है जो इस स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं और आपके वीक पॉइंट्स को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब वीक पॉइंट किसी के कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉब्लम है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, या किसी को स्टोरी राइटिंग के लिए क्रिएटिव आइडियाज ही नहीं आ रहे, हिज पार्टिसिपेशन इन द जीडी इज नॉट प्रॉपर, हिज नरेशन इज नॉट प्रॉपर, वो जीपी में प्रॉपर भी प्लान नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें लेक्चरेट के अंदर टॉपिक्स का अंदर को सिस्टमेटिक तरीके से बोल नहीं पा रहा। तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है, देखनी है कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। उसके बाद आता है कि OLQs। सो विदाउट सीइंग योर क्वालिटीज, इफ समबडी इज टेलिंग यू अबाउट OLQs, इट इज नॉट अ गुड वे ऑफ टीचिंग, क्योंकि OLQs हैज टू बी डेवलप इन योर पर्सनालिटी। ओके, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि OLQ आपकी पर्सनालिटी के अंदर होना चाहिए। मैं अगर आपको एक पेपर पे एक पेन से लिख के या वर्बली बता दूं, उससे मेरे को काम नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पर कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है कि जो ये फैक्टर्स जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपकी वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पर मुझे ये चीज डिसाइड करनी है कि अगर जो वीक पॉइंट्स है उसमें से कौन कौन से OLQs आपके लैक कर रहे हैं। जो OLQs आपके अंदर लैक कर रहे हैं, मुझे उन OLQs को डेवलप करने के लिए आपको एक तरीका बताना होगा। मुझे आपको उसको समझाने के लिए उसको फीडबैक देना पड़ेगा कि आपको इस पर किस तरीके से काम करना चाहिए। और ये काम सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका बैच 10 या 10 कैंडिडेट से कम हो। अगर मेरे पास 20 कैंडिडेट्स का, 25 कैंडिडेट्स का, 50 कैंडिडेट्स का बैच है, आई कैन नॉट गिव अ फीडबैक टू एवरी इंडिविजुअल। वो फिर एक बहुत ही बेकार स्थिति हो जाती है कि जहां पर कैंडिडेट्स किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस देकर फंस जाते हैं। तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना है। उसके बाद आता है कि जब हम पर्सनल इंटरव्यू की बात करते हैं, कुछ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में पर्सनल इंटरव्यू, सपोज किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पर्सनल इंटरव्यू 10 मिनट का ले लिया, 20 मिनट का ले लिया, मतलब खाना पूर्ति कर दी। तो जहां पर पर्सनल इंटरव्यू सिर्फ नाम के लिए होता है, 20 मिनट 25 मिनट के लिए इंटरव्यू लिए जाते हैं और उसमें खत्म हो जाता है, तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सीरियसली रॉन्ग नंबर है। और आइडियली एक पर्सनल इंटरव्यू कम से कम 40 से 50 मिनट और 1 घंटे तक चलना चाहिए, तभी वो असेसर, वो आईओ आपकी सारी पर्सनालिटी को डिपिक्ट कर पाएगा। अदरवाइज विदाउट टॉकिंग यू फॉर 1 आवर, लेस देन 1 आवर, he will not able to tell you कि what OLQs you are lacking and what OLQs you are having। तो ये सब चीजें जानने के लिए आपका इंटरव्यू, जो पर्सनल इंटरव्यू, वो कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे के बीच में चलना चाहिए, सो दैट आपकी पर्सनालिटी को वो एक अच्छे तरीके से आपको समझा सके और आपको फीडबैक दे सके। और कोशिश करें कि जो भी आपका पर्सनल इंटरव्यू चले, उस सारे पर्सनल इंटरव्यूज को आप रिकॉर्ड करें, सो दैट आप अपना रिस्पॉन्स अच्छे से देख पाएं कि आप किस तरीके से आंसर देते हैं। जो चीज इंप्रूव करने की है वो आपको आपके असेसर बताएंगे, और आप खुद भी वीडियो देखकर उन सारी चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसके लिए सारे कैंडिडेट्स ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि GTO इज अ सिंबल ऑफ योर कर्मा इन SSB। अंडरस्टैंड दिस, GTO इज अ सिंबल ऑफ योर कर्मा इन द SSB। नाउ अंडरस्टैंड one thing that GTO consists of almost 33% weightage। ओके, अब इस GTO के अंदर से अगर 33% GTO वेटेज करता है, इसके अंदर यू विल हैव 2 GD, 1 GPE, 1 lecturate। If you remove all these things, तो फिजिकल टास्क हाउ मच इट विल लेफ्ट? फिजिकल टास्क लेफ्ट फॉर सपोज 10 to 12%। ओके, 10 से 12% का जो एरिया रह गया, जो फिजिकल टास्क का रह गया, उस टास्क के लिए जनरली क्या कैंडिडेट्स क्या यूज करते हैं? ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करते हैं। अब उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि जब वो ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हैं तो 10-12% के चक्कर में जो बाकी का 90% वाला एरिया है, जो साइक है, जो पर्सनल इंटरव्यू है, जो GD है, जो ये सब चीजें हैं, वही सेम सारी चीजें उनको कुछ एक कम से कम 4000 की फीस के 4000 फीस के अंदर उनको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और वही चीज लेने के लिए उनको 20,000 प्लस उनका हॉस्टल फीस लगा के लगभग 30,000 के आसपास उनका 14 दिन का खर्चा पड़ता है, तो उतना उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अब आपको ये चीज समझना है। नाउ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में यहाँ क्या होता है कि आई हैव सीन मैनी इंस्टीट्यूट, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेने वाला, कि GTO को इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं
कि दे विल टीच यू हाउ टू टाई दिस काइंड ऑफ नॉट, हाउ टू मेक दिस काइंड ऑफ ब्रिज, ईटीसी ब्ला ब्ला ब्ला। तो स्टूडेंट इतना लो कॉन्फिडेंस फील करता है कि उसे लगता है कि उसे कुछ नहीं आता। जबकि मैनी कैंडिडेट जो हमारे पास आते हैं अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के किस्से शेयर करते हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से उनको जीटीओ के नाम पर पागल बनाया गया। जबकि अगर वो उन टास्क को इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते तो वो बहुत इजीली उन टास्क को इजीली सॉल्व कर पाते। तो ये सारे जो मैंने आपको सारे फैक्टर्स बताए, इन फैक्टर्स के बेसिस पे आप ये चीज डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। सिर्फ मेयरली बेसिक बेस्ड ऑन योर जीटीओ 10-12% के बेसिस पर अगर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसके अंदर आपकी फीस 30 से 35 हजार के बीच में पड़ती है, अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं, जबकि वही सेम चीज आपको किसी इंस्टीट्यूट में 4K के अंदर मिलती है, जहां पर आपको एक इंडिविजुअल फीडबैक भी बहुत इजीली मिलता है, अगर आप वो वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, दैट विल बी आई थिंक मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो आपको इसी बेसिस पर ये सारे फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको हमारे सेशंस का डेमो चाहिए, आपको जानना है कि हमारे यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में किस तरीके से पढ़ाते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एसएसबी प्लेलिस्ट में जाके स्क्रीनिंग का प्रैक्टिस सेशन है, वहां पर सर ने काफी अच्छे तरीके से कैंडिडेट्स को बताया, किस तरीके से फीडबैक दिया है, जो कि एक फ्री सेशन था। उसके अंदर आप क्वालिटीज को जज कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक योर डिसीजन कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।